नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए 14 जेपीएससी के लिए और बीपीएससी आगामी 72nd बीपीएससी का जो पेपर है वो 71st मेंस भी आपको लिखना है। तो एंसेंट हिस्ट्री में अगर जेपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 5 क्वेश्चन पीटी में और 1 क्वेश्चन मेंस में फिक्स है। और मैंने कहा है कि 100% यहाँ पे हमें क्या करना है, इस पर कब्जा करना है। ठीक, तो इसी क्रम में हम लोग महाजनपद छठा चैप्टर देख रहे हैं। जो हम लोगों का सिलेबस ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए चीजों को एकदम क्लियर कट रखिए, बार बार सिलेबस को तो ध्यान रखना ही है। अगर आप पीसीएस सिविल सर्विस का पेपर अगर आप देख रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस भाई मेरे, क्योंकि तैयारी पीटी के साथ मेंस को भी कर लेना है आपको, अभी जब तक कि वैकेंसी ना आ जाए। ठीक है ना। तो हम लोग महाजनपद में पहुंच चुके हैं और एक बहुत बड़ा चैप्टर है ये महाजनपद। ठीक है ना। क्योंकि महाजनपद में मैंने आपको क्या बताया है, सबसे पहले हम लोग 16 महाजनपद की जानकारी को लेंगे, जिसमें से 13 महाजनपद हमने कंप्लीट कर लिया। इससे पहले हमने समझा महाजनपद के बारे में, फिर 16 महाजनपद में कंप्लीट हमने 13 महाजनपद की कंप्लीट जानकारी पूरे डिटेल में, जिसमें मैंने आपको बताया है कि जो 16 महाजनपद होंगे, अगर इस 16 महाजनपद को बाइफरकेट तोड़ा जाए, विभाजित किया जाए, तो यूपी में 7 महाजनपद है। ठीक है। और ये जो 7 महाजनपद है आपके यूपी पीसीएस जैसे एग्जामिनेशन, या फिर आप यूपी एसएससी या यूपी स्टेट के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यहां से भर भर के सवाल बनते हैं। और ये चैप्टर महाजनपद एक तो लेंदी चैप्टर है और प्लस सवाल भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में। बिहार स्पेशल कोई एग्जाम दे रहे हो, झारखंड स्पेशल, स्पेशली बिहार और स्पेशल और यूपी के लिए, क्योंकि झारखंड इसलिए इंपॉर्टेंट हो जा रहा है क्योंकि झारखंड बिहार से ही आया है, अलग हुआ है इसीलिए। इसके बाद बिहार के 3 महाजनपद, ठीक है ना, 3 महाजनपद में वज्जी, अंग और मगध, और इसमें भी आप फिर आगे पूरा डिटेल डिस्कशन करते हैं मगध का उत्कर्ष, इसलिए ये 3 महाजनपद। और रेस्ट आपके एक राजस्थान में महाजनपद है, मध्य प्रदेश में, हरियाणा में और दक्षिण भारत में 1 महाजनपद, और 2 महाजनपद जो आज भारत में नहीं है, कंबोज और गांधार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में है, जिसको किसने आक्रमण किया था, ईरान के हकमनी साम्राज्य के द्वारा अपने वहां पे उनको क्या किया था, अपने साम्राज्य में मिला लिया गया था। बाकी जो शेष महाजनपद बचे थे जिसको किसने किया था, अपने में विलय, मगध ने किया था। ये सब चीजें हमने पढ़ी है, सुनी है, और आगे और भी विस्तार से चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों ने 13 महाजनपद सारे, ये सारे कंबोज, गंधार, राजस्थान में आपका जो मत्स्य महाजनपद हो, एमपी मध्य प्रदेश में आपका अवंती महाजनपद, हरियाणा में आपने कुरु महाजनपद की बात, दक्षिण भारत में एकमात्र अस्मक महाजनपद आपने देखा, यूपी के 7 महाजनपद कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग देखने वाले बिहार के 3 महाजनपद, ये यूपी पीसीएस तक की चीजें मैंने करवा लिखी हैं। अब आज ये जो है स्पेशल आपका बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन है, बिहार एसएससी जैसा पेपर हो, आपका जेपीएससी स्टैंडर्ड का कोई पेपर हो या जेएसएससी, आप उठा लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी तो आपको यहां से सवाल मिलेंगे। तो इसको हम लोग डिटेल में ये तीनों महाजनपद को खत्म करने वाले। ये 3 महाजनपद कौन कौन से, उस पर भी हम लोग आएंगे। अब आइए एक बार फिर से यहाँ पे जो ये आपका जो सिलेबस है भाई, यानी कि ये जो छठा चैप्टर आप जो देख पा रहे होंगे, इस छठे चैप्टर की अगर बात कर ले तो इसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना, क्योंकि देखिए इसके बाद का फिर जो काल है भाई, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, 7 से 8 क्लास में ये समाप्त हो जाएगा। समझ में आ रहा। तो ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं होगा, महाजनपद तक चीजों को चैलेंजिंग लेकर के हमें चलनी है भाई, क्योंकि विस्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। तो देखिए हम लोग सबसे पहले महाजनपद की जानकारी में 13 महाजनपद कंप्लीट है, 3 बिहार के महाजनपद को पढ़ेंगे। और इसी 3 महाजनपद को पढ़ने के दौरान हम लोग महाभारत, ठीक है ना, महाभारत काल में जो भी वंश होंगे, बृहदत्त वंश और प्रदोत वंश, यानी मगध का जो आप उस महाजनपद के बारे पढ़ेंगे, तो यहीं से हम लोग मगध महाजनपद को यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है। तो जब मगध का नाम आएगा तो वो मैं आपको क्लियर करते चलूंगा, ये हम लोग करेंगे। फिर मगध का उत्कर्ष में भूतकालीन वंश, 3 वंश मेन, हर्यक वंश, शिशु नाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश पढ़ेंगे। और इसी बीच इसमें एक चीज और ऐड करना यहाँ छूट गया, बाह्य आक्रमण भी हम लोग को साथ में साथ पढ़ना। ठीक है। जो बाहर देश से जो आक्रमण होंगे उसको देखेंगे, और फिर हम लोग धर्म की बात करेंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। मतलब इतना करने के बाद आपका ये चैप्टर खत्म होगा महाजनपद। ठीक है। तो आपको लगना नहीं है कि भाई 2-3 क्लास में चीजें समाप्त हो गई, अभी तो 2 क्लास हो भी रखा है, ये तीसरा क्लास है। तो मेनली आज आपको क्लियर है, हम लोग 13 कंप्लीट कर चुके हैं, और आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, तो बिहार के 3 महाजनपद के ऊपर हम लोग आज डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है। 3 महाजनपद में नाम आपको पहले क्लियर रहा। देखिए एकदम मैं बार बार हर चीज को याद करवाते चल रहा हूं, क्योंकि अगर माइंड में ये सारी चीजें इस तरह से घूमेगी तब ही जाके भाई मेंस में चीजों को क्लियर लिख पाइएगा। वज्जी हो गया, अंग हो गया और मगध, ये 3 महाजनपद के बारे आपको अध्ययन करना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल में।
और महाजनपद काल में भी हम लोगों को क्या देखना है, बिहार के 3 महाजनपद के बारे में, ठीक है ना। बिहार के जो 3 महाजनपद है उस पर हमें गहन चर्चा करनी है, महाजनपद के बारे में। तो थोड़ा सा एंसेंट हिस्ट्री को और मैं बिहार के एक दृष्टिकोण से हम लोग डिटेल करते चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात कर ले हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, एकदम घबराना नहीं है आपको, आपको पढ़ना है बिहार के 3 महाजनपद, क्योंकि हम लोगों का महाजनपद में जो चैप्टर था ये 16 महाजनपद की जानकारी में 13 आपने कंप्लीट कर लिया, 3 महाजनपद आपके बचे हुए हैं। अगर इस मैप को भी मैंने मैप में भी चीजें क्लियर कर रखा है। बिहार की अगर बात कर ले तो बिहार का ये हो गया आपका वज्जी, ये अंग हो गया, और ये आपका मगध। अभी मैं मैप खुद से बना करके चीजें क्लियर करूंगा। तो इन तीनों को पढ़ने से पहले एक बार हड़प्पा सभ्यता बिहार का देख लीजिए पहले, फिर हम लोग ऋग वैदिक कालीन देख लेंगे, फिर हम लोग उत्तर वैदिक कालीन देख लेंगे, फिर आपको पढ़ने में और भी मजा आएगा। देखिए, अगर बात किया जाए हड़प्पा सभ्यता की, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का जो सबसे पूर्वी स्थान आपको अगर याद होगा मैंने करवाया है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, हिंडन नदी के किनारे जो आपका था वो क्या था, आलमगीरपुर। मतलब ये तो क्लियर है कि हमें बिहार में हड़प्पा सभ्यता से कोई भी स्थल की प्राप्ति नहीं हुई। बात खत्म हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ अब हड़प्पा सभ्यता के बाद आपका नंबर है ऋग वैदिक काल की। अगर ऋग वैदिक काल की भी अगर आप बात कर ले तो मैंने आपको एक शब्द बताया था, सप्त सिंधु प्रदेश की बात की थी, ठीक है। यानी सप्त सिंधु प्रदेश, यानी कि कहने का क्या मतलब था, ये आपके माइंड में क्लियर आ रहा ना, ये इतने दूर तक, यानी सप्त सिंधु प्रदेश जो क्षेत्र है यहां तक क्या है, आर्यों का विस्तार था। तो यहां पर भी अगर देखा जाए तो ऋग वैदिक काल में जो आपके आर्य हैं, आर्यों का प्रवेश बिहार में नहीं हुआ था। लेकिन ऋग्वेद में आपको चर्चा किया गया है, एक शब्द है किक्कट प्रदेश का, ठीक है ना, किक्कट प्रदेश की चर्चा की गई है। और बाद में इतिहासकारों ने जब इसका अध्ययन किया तो इस किक्कट प्रदेश का संबंध कहां से मिल रहा है, मगध से, ठीक है, समझ में आ रहा ना। बाद में कई इतिहासकार ने किक्कट प्रदेश को बताया कि ये मगध का जो क्षेत्र है उससे इसको पहचाना गया है। क्लियर है कि नहीं। और इसके बाद ये बताया गया कि ये जो किक्कट प्रदेश वाला जो क्षेत्र है जिसका संबंध मगध वाला, मगध कहने का मतलब बिहार में स्थित ये क्षेत्र है भाई, यहाँ पे कौन लोग रह रहे, तो अनार्य लोग रह रहे थे। अब आपके माइंड में ये चीज क्लियर होना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया, एक है आपका आर्य और एक है आपके अनार्य। तो यहाँ पे किक्कट प्रदेश किसके लिए, मतलब यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, अनार्य लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो किक्कट प्रदेश के मूल निवासी कौन होंगे, अनार्य होंगे। और इसके बाद है आपका उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल, अच्छा अनार्य मतलब समझ लेना, कि हड़प्पा सभ्यता का जब पतन हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के कई ऐसे स्थल रहे जहां जिनका क्या हुआ, पूरी तरह से वो उसकी पतन नहीं हो पाई, वहां पे कुछ लोग रह गए, फिर से ग्रामीण सभ्यता वहां पे स्टार्ट हुई, वही लोगों को तो अनार्य कहा गया था। खैर, अब ये सब हमने चर्चा कर रखी है पहले ही। अब आइए उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में आपका एक ब्राह्मण पुस्तक है, सतपथ ब्राह्मण पुस्तक। देखिए भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये सब आपके माइंड में याद होना चाहिए, मैंने सब कुछ याद कराया है। सतपथ ब्राह्मण में पहली बार आपसे ये सब सवाल पूछेगा एग्जाम में, अगर जेपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जामिनेशन में बैठ रहे तो। सतपथ ब्राह्मण में पहली बार बिहार की भौगोलिक दृष्टि का वर्णन किया गया है, यानी भौगोलिक प्रदेश का वर्णन किया गया है। पहली बार बिहार में आर्य, ठीक है ना, आर्यों का क्या हुआ, आगमन कह लीजिए, या फिर उत्तर वैदिक काल में आर्य पहली बार बिहार में किसके नेतृत्व में, तो याद करिए मैंने आपको बताया था विधय माधव के नेतृत्व में सदा नीरा एक नदी है जिसको आज वर्तमान में कहते हैं गंडक नदी, जो कहां से निकलती है भाई, नेपाल से। यहां तक आर्यों का क्या है, विस्तार है। तो पहली बार अगर देखा जाए बिहार में आर्यों का जो प्रवेश हुआ किसके नेतृत्व में, तो विधय माधव के नेतृत्व में, कहां पर, सदा नीरा जो गंडक नदी नेपाल से निकली, वहां तक क्या है, आर्यों का विस्तार है। यानी कि बिहार में एंट्री पहली बार उत्तर वैदिक काल में आर्यों की हुई है। और सबसे पहले आर्य बिहार में भी कहां, तो याद रखना आपको मिथिला वाला जो क्षेत्र है, अभी मिथिला की भी मैं आपको स्टोरी बताऊंगा, ठीक है ना भाई। तो बिहार में पहली बार आर्य कौन से काल में आए भाई, उत्तर वैदिक काल में आए। और किसके नेतृत्व में, तो विधय माधव के नेतृत्व में आर्यों का एक दल सदा नीरा या गंडक नदी कह लीजिए वो आए यहाँ पे, ठीक है। और विधय माधव मुख्य रूप से कहां पे बसे, तो मैंने क्या बताया, सदा नीरा वाला जो क्षेत्र कहां, गंडक नदी यानी नेपाल में ही बसे थे, ठीक है, नेपाल वाला क्षेत्र में ही बसे थे। क्लियर है यहां तक कि नहीं, पहले ये बताइए। तो देखिए यहां से क्या सवाल आपका बनेगा, हड़प्पा सभ्यता में कोई स्थल क्या आपको प्राप्ति हुई है बिहार से, तो आप कहेंगे नहीं। ऋग वैदिक काल में क्या जो आर्यों का विस्तार रहा बिहार में, तो नहीं, किसका रहा, मैंने बताया कि एक
प्रदेश है किक्कट प्रदेश। बाद में इतिहासकारों ने इसको बताया किक्कट प्रदेश का संबंध जो बिहार का आज जो क्षेत्र है मगध वाले क्षेत्र से बताया रूप से पहचाना गया और कहा गया कि ये जो किक्कट प्रदेश में जो मूल निवासी है कौन है, अनार्य लोग है। मुख्य रूप से आर्यों का आगमन बिहार क्षेत्र में देखा जाए तो उत्तर वैदिक काल में आए। किसके नेतृत्व में, विदय माधव के नेतृत्व में। और कहां पे, तो ये जो सतानीरा गंडक वाला क्षेत्र यानी कि मुख्य रूप से नेपाल में बस रहे हैं, ठीक है ना, नेपाल में बस रहे हैं, यानी आर्यों का आगमन बिहार में ये क्लियर हुआ। देखिए अब मैंने आपको जैसे कहा कि बिहार के 3 महाजनपद को हम लोग, यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए आप ये समझ पा रहे हैं। आर्यों से सवाल जो पूछा जाएगा बिहार में किस काल में, तो आर्यों का सबसे पहले या किस काल में आगमन हुआ बिहार में, तो उत्तर वैदिक काल में। किसके नेतृत्व में, विदय माधव के नेतृत्व में सदानीरा गंडक नदी जिसको आज हम वर्तमान में जानते हैं, नेपाल वाले क्षेत्र में ये मुख्य रूप से बसे आर्यों का एक दल बसा और जो आर्यों का मुख्य रूप से आगमन इसी उत्तर वैदिक काल में हुआ। अब बिहार के 3 महाजनपद है, ठीक है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। 3 महाजनपद में सबसे पहला महाजनपद होगा वज्जी, ठीक है, फिर होगा आपका अंग महाजनपद और तीसरे नंबर में होंगे आपके मगध महाजनपद। तो हम लोग वज्जी महाजनपद अब जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और वज्जी महाजनपद मैं लिखूंगा भी नहीं, एक चीजों को बताते हुए क्रम के अनुसार समझाते हुए, क्योंकि बिहार में किस प्रकार से आगमन हुआ आर्यों को, इसको मैं आगे ले जाऊंगा। 8 राज्यों का एक संघ बनेगा और उसमें से एक संघ का नाम या कह लिया जाए एक मजबूत संघ बनेगा वज्जी, ठीक है। तो वही मैं वज्जी में फिर आपका एंट्री कर जाऊंगा। ये आपके माइंड में समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताइए। यानी अभी तक आपको क्या समझ में आया सर? अभी तक आपको ये पता नहीं था कि जो आर्य के बारे में आपने जो पढ़ा था, आर्यों का आगमन आपसे पूछ लिया जाए पहली बार किस काल में बिहार में हुआ, तो आप कहेंगे उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। लेकिन इससे पूर्व ऋग वैदिक काल में जो किक्कट प्रदेश का जो चर्चा है, इसका संबंध किससे मिला है? इतिहासकारों ने बाद में इसको किससे पहचाना है? मगध से पहचाना है। लेकिन यहाँ पे किक्कट प्रदेश में मुख्य रूप से किसका निवास स्थान रहा? तो अनार्य लोगों का रहा है। मुख्य रूप से आर्य कब आए? उत्तर वैदिक काल में। किसके नेतृत्व में? तो विदय माधव के नेतृत्व में सदानीरा गंडक नदी के जो क्षेत्र देख रहे हैं वहीं पे आर्यों का एक दल बसा, ठीक है, क्लियर है। तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट कर दिए वज्जी महाजनपद को, क्लियर कट है भाई, याद रखिए। अच्छा, अगर इसको एक बार मैं मैप में अगर आपको दिखाता हूं, बिहार के मैप को मैं बनाता हूं, क्योंकि यहां से भी इस मैप से भी आपके सवाल एग्जाम में बन जाएंगे, ठीक है। इस मैप को आप एक बार क्लियर करके रखिएगा। यहाँ पे गंगा नदी की एंट्री के साथ जो 2 महाजनपद है उससे आपको रिलेटेड सवाल बन सकते हैं। देखिए यहां से आपकी ये गंगा नदी निकल रही है, ठीक है, ये गंगा नदी हो गई आपकी। और ये वाला क्षेत्र, जैसे कि ये वाला पूरा जो क्षेत्र देख रहे हैं, यानी ये हो गया आपका नेपाल और ये क्या हो गया आपका उत्तर बिहार, ठीक है। ये वाला जो देख रहे हैं इसे कहा जा रहा है आपका वज्जी महाजनपद। यानी वज्जी महाजनपद कहने का मतलब आपके माइंड में क्या चलना चाहिए? इधर आपका क्या है भाई? हिमालय पर्वत भी है, ठीक है ना। हिमालय पर मतलब इधर तो बिहार में ऐसे एंट्री, एक मिनट को हटा दिया जाए। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, एक कलर ले लिया जाए भाई, चलिए यह है आपका जो है यहाँ से नेपाल से तो हिमालय पर्वत है, ठीक है। तो हिमालय के तराई के स्थित, हिमालय के निचले स्तर में या हिमालय के निकट स्थित महाजनपद क्लियर हो रहा है, वज्जी महाजनपद है। वज्जी महाजनपद का विस्तार समझ में आ रहा है ना? बिहार के उत्तर से लेकर के, यानी इधर आपका जो सोनपुर हो गया या आप बोल लीजिए वैशाली कह लीजिए, यहाँ से लेकर के आपका पूरा नेपाल तक, जनकपुर, नेपाल में जो जनकपुरी है जिसको राजधानी बनाया जाएगा, एक सिर ध्वज जनक कहलाएंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। यानी नेपाल तक का जो क्षेत्र देख रहे हैं वज्जी महाजनपद का ये विस्तार है, ठीक है ना। उत्तर बिहार से लेके, ये पूरा उत्तर बिहार से लेकर के नेपाल तक क्या है भाई? वज्जी महाजनपद है, क्लियर है। इसके बाद अगला 2 महाजनपद है, एक होगा आपका अंग महाजनपद, ये मगध होगा भाई, ये हो गया आपका मगध महाजनपद, ठीक है, और ये हो गया आपका अंग महाजनपद। तो भाई देखिए बिहार में आपसे 3 महाजनपद से जो सवाल बनेगा, एक हो गया आपका वज्जी महाजनपद जो गंगा नदी के क्या है? उत्तर में स्थित है, ठीक है। और गंगा नदी के दक्षिण में 2 महाजनपद है, एक हो गया मगध और एक हो गया आपका अंग महाजनपद। पहले ये क्लियर हुआ। यही मगध वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, यहाँ हो गया आपका पटना हो गया, और यहाँ पे जो देख रहे हैं जिसको राजगीर आपकी राजधानी बनाएगी, बिंबिसार, ठीक है ना। और अच्छा ठीक है, राजधानी राजगीर से बहुत सारे क्वेश्चन बने, 2 क्वेश्चन बनेंगे। एक तो सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? राजगीर को। फिर बुद्ध काल में सबसे पहले राजधानी किसने बनाया? राजगीर को। राजगीर की किलेबंदी सबसे पहले किसने कराया? ये सब सवाल बहुत बढ़िया सवाल है, तो उस पर अभी हम लोग आएंगे, उतना अभी आपको कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। पहले ये तीनों महाजनपद को मैप में आप समझ में आ गया आपको। ये हो गया आपका वज्जी महाजनपद, ठीक है,
क्लियर है? ये हो गया आपका वज्जी महाजनपद, ये हो गया आपका मगध महाजनपद, ये हो गया आपका अंग महाजनपद। मैप में क्लियर है कि नहीं पहले बिहार के मैप में? चलिए ठीक है भाई, अब आ जाइए यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं हम लोग। यानी वज्जी महाजनपद, अब हम लोग थोड़ी सी चीजों को अब हम लोग पूरी तरह से स्टार्ट कर चुके हैं। वज्जी महाजनपद को मैं आपको क्रिएट करने वाला हूं कि वज्जी महाजनपद कैसे होगा, क्या होगा, सिस्टम कैसे आएगी। यानी अब आप समझ में आपको क्या आया है कि विधय माधव के नेतृत्व में, विधय माधव के नेतृत्व में जो एक आर्यों का एक दल, ठीक है ना, आर्यों का एक दल जो है कहां तक पहुंच चुका है भाई? सदा नीरा वाला जो क्षेत्र आपको मैंने बताया, यानी नेपाल तक का जो क्षेत्र, यहीं पे क्या है, एक वंश का स्थापना होगा। विधय माधव के नाम पर ही विधय वंश की स्थापना होगी, ठीक है। ये वंश कहाँ स्थापना की जा रही, मतलब एक प्रकार से समझिए नेपाल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं वहीं पे स्थापित हुई है, ठीक है। विधय माधव के बेटे होंगे जो कहलाएंगे, जिनका नाम होगा मिथि जनक, बहुत प्रसिद्ध राजा होंगे। और ये इतने प्रसिद्ध है कि इन्हीं के नाम से एक क्षेत्र बिहार में जिसका नाम पड़ा मिथिला, और इतने प्रसिद्ध ये राजा हुए कि इसके बाद जो भी राजा बनेंगे वो अपने नाम के अंत में जनक को जोड़ेंगे, ठीक है। मतलब इतने प्रतापी प्रसिद्ध राजा हुए कि आगे के जितने भी राजा बनेंगे मिथिला क्षेत्र में, वो सभी राजा अपने नाम के अंत में जनक को जोड़ेंगे। इसी क्रम में एक और राजा बनेगा मिथिला का, जिसका नाम होगा शीरध्वज जनक, ठीक है, शीरध्वज जनक। तो देखिए अंतिम में ये भी जोड़ रहे हैं जनक। मैंने अभी आपको क्या बताया, विधय माधव के नेतृत्व में एक आर्यों का जो दल सदा नीरा गंडक नदी के क्षेत्र में क्या हुआ, बसे, और यहीं पे एक विधय वंश की स्थापना हुई, ठीक है भाई। विधय वंश की राजा कौन है भाई, संस्थापक कौन है? विधय माधव है। और कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं वही। और इसके बेटे हैं मिथि जनक, जिसने जो बिहार में एक राज्य जो देख रहे हैं मिथिला, उसका नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, और बहुत ही प्रसिद्ध और प्रतापी राजा हुए, जिनके कारण आगे के जितने भी राजा बनेंगे मिथिला में वो सभी अपने नाम के अंत में क्या जोड़ रहे होंगे, जनक को जोड़ रहे होंगे। तो एक राजा होंगे शीरध्वज जनक, ठीक है। अब इससे चीजों को, कहानी को समझिएगा। शीरध्वज जनक जो है, इन्होंने अपनी जो राजधानी बनाया नेपाल में, ठीक है, और जहां राजधानी बनाया नेपाल में उसका नाम क्या पड़ा, जनकपुरी। तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा, जनकपुरी जो नाम है या फिर राजधानी किसने बनाया, शीरध्वज जनक ने बनाया। तो अब यहां तक चीजें क्लियर है। अब यही जो शीरध्वज जो जनक आप जो देख रहे हैं, शीरध्वज जनक जो है क्या कर रहे हैं, हल चला रहे थे, ठीक है, क्या कर रहे थे, हल चला रहे थे। अब समझिए शीरध्वज जनक कौन है भाई, एक राजा है जो क्या कर रहे हैं, हल चला रहे हैं। मतलब इस प्रकार सब चीजों को समझने की कोशिश करिए कि आज भारत के प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, अगर जैसे आपने देखा सफाई अभियान के दौरान कचरा उठाते हुए उनके कई सारे रील्स फोटो वायरल हुए, वायरल किए गए, मतलब क्या एक संदेश दिया गया देश में। संदेश ये दिया गया कि कचरा उठाना, यानी भारत का मुखिया कह लीजिए या भारत के जो हेड या कार्यपालिका के जो प्रमुख हुए मोदी, प्राइम मिनिस्टर, वो कचरा उठाते हुए देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब कि कचरा उठाना अब एक, जैसे कि लोग आपको एक हीन दृष्टि से देखते हैं, जब आपका मालिक ही कचरा उठा रहा है तो एक संदेश जा रहा है कि आप भी क्या है भाई, कचरा उठाने। अब आपको क्या होगा, संदेह नहीं लगेगा, क्योंकि जब भारत के प्रधानमंत्री कचरा उठा रहे, इसका मतलब यहां सब ये समझिए कि उसी समय शीरध्वज जनक जो एक राजा है मिथिला के, जो हल चला रहे हैं, इसका मतलब यहाँ पे एक मैसेज ये जा रहा है कि कृषि कार्य या जो कृषि कार्य जो एक पेशा है, एक महत्वपूर्ण पेशा थी उस समय, और इन्हीं के समय कहा गया है। अब देखिए ये कहानी में कितनी सच्चाई है। हल चलाने के दौरान ही इनका टकराव हल का घड़ा से होता है, और उसी घड़ा से जन्म लेती है सीता। अभी इस घड़े के अंदर में सीता को किसने रखा, ये सब कहानी है, ये सब कितनी सच्चाई, ये सब पे आपको नहीं जाना है। यहाँ मेन आपको ये समझना है कि एक राजा होते हुए इनका हल चलाना ये बता रहा है कि कृषि कार्य या कृषि जो पेशा है वो कितनी महत्वपूर्ण पेशा उस काल में हुआ करती थी। ठीक है, ये क्लियर हुआ यहां तक कि नहीं, पहले में ये बताइए। अब समझिएगा मिथिला वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, जैसे कि अगर मैं मैप में आपको बिहार का, जैसे मैप में आपको दिखा लूं, ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना, ये मिथिला वाला अगर क्षेत्र हो गया, ठीक है, मिथिला वाला जो क्षेत्र है इसी के दक्षिण में थोड़ा, ठीक है ना, मिथिला के नीचे में एक राजा थे विशाल, ठीक है, विशाल, जिसने एक जो इन्होंने अपना क्षेत्र में जो वंश का स्थापना किया, जिसको कहा गया वैशाली वंश, ठीक है ना। इसने क्या किया, निर्माण किस क्षेत्र को बनाया, विशाल राजा ने जो क्षेत्र को बनाया उसको क्या कहा गया, वैशाली कहा गया, ठीक है। क्या कहा गया भाई, वैशाली कहा गया। तो मिथिला के नीचे एक राजा थे, कौन, विशाल, ठीक है, विशाल राजा ने जो क्षेत्र को बनाया उसका नाम क्या पड़ा, वैशाली पड़ा। यहीं पर कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो 8 ऐसे राजा या 8 वंश यहाँ पर क्या हुआ था, चल रहे थे, ठीक है।
कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 वंश यहां पर चल रहे हैं, यानी कि 8 वंश यहां पे चलने का मतलब, इस मैप में आ जाइए एक बार, देखिए इस मैप में यहां पे देखिएगा 8 वंश यहां पर कुल मिलाकर के चल रहे हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से एक तो आप देख पा रहे हैं विधय माधव के द्वारा स्थापित क्या हो गया आपका विधय वंश हो गया। फिर आपको मैंने एक बता दिया आपका विशाल राजा के द्वारा वैशाली वंश हो गया, ठीक है। उसी प्रकार आपका एक और वंश का आपको नाम बताया जाए तो कुंड ग्राम में ज्ञांत्रिक वंश स्थापना। तो ऐसे कुल मिलाकर के 8 वंश यहां पर स्थापित हुए, ठीक है। अब ये 8 वंश के जो 8 राजा थे, इन्होंने निर्णय लिया कि हम 8 राजा मिल करके एक राजा को क्या करेंगे, चुनेंगे, ठीक है। समझिएगा ध्यानपूर्वक क्या निर्णय लिया गया। यहां पर कुल मिलाकर के जो 8 राजाओं के जो 8 छोटे छोटे जो वंश चल रहे थे, ये सभी 8 राजा ने मिल करके डिसाइड किया कि हम एक राजा चुनेंगे। मतलब सेम इस प्रकार से जो आज 28 राज्य मिल करके एक प्रधानमंत्री को, जो अच्छा यूनियन टेरिटरी भी है, मतलब एक लॉजिक मैं बता रहा हूं, जो प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं। और ये 28 के 28 राज्यों में कौन है भाई, चीफ मिनिस्टर है। प्रधानमंत्री क्या चीफ मिनिस्टर कार्यों में हस्तक्षेप करते नहीं, आप स्वतंत्र कार्य करने में, बट आपका एक मुखिया अगर केंद्र से रिलेटेड जो होगी वो कौन होंगे, प्रधानमंत्री होंगे। उसी प्रकार ये 8 के 8 जो वंश आप देख रहे हैं, ये सभी 8 छोटे छोटे जो वंश के जो राजा रहे, इन्होंने एक चुना एक राजा को, ठीक है। और ये राजा भी क्या है, इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है अपने कार्य करने के लिए। यानी ये कौन सा सिस्टम है, आज जो आप भारत राज्य में गणतंत्र सिस्टम, तो पूरे विश्व में अगर आपसे पूछ लिया जाए जो सबसे पहला गणतंत्र है, वो जो एक राजा जो चुना गया, और जो इन 8 राजाओं में से जो एक महत्वपूर्ण राज्य चुना गया जिसको कहा गया वज्जी महाजनपद। समझ में आया। यानी कि सबसे पहले पूरे भारत में या पूरे विश्व में जो गणतंत्र की स्थापना आप बिहार में देख रहे हैं, वज्जी महाजनपद। और एक महाजनपद मैंने मल महाजनपद के बारे भी बताया था। समझ में आया कि नहीं। यानी इन सभी 8 के 8 राजाओं ने मिलकर के एक राजा चुना, यानी कौन सी साम्राज्य, यानी गणतंत्र साम्राज्य की स्थापना हुई, ठीक है। और जिसको जिनमें से एक जो सबसे ज्यादा जो जिनको गणतंत्र बनाया, जिसको क्या कहा गया, वज्जी कहा गया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर आएगी नहीं भाई। और ये जो वज्जी महाजनपद है, इसकी राजधानी कहां रखी गई, वैशाली में रखी गई, ठीक है। इसकी राजधानी कहां रखी गई, वैशाली में रखी गई। अब यानी ये जो आप देख रहे हैं वज्जी महाजनपद की जो मैं बात कर रहा हूं, इसका विस्तार अब समझ में आ रहा ना। वज्जी मतलब क्या हो गया, 8 राजाओं ने चुना है इसको, ठीक है ना, यहाँ का। और इसकी राजधानी वैशाली है, मतलब इसका पूरा क्षेत्र यहां से लेकर यहां नेपाल तक का है। ये ध्यान रखना है, सोनपुर के क्षेत्र से लेकर पूरा नेपाल के जनकपुरी तक, ये पूरा हिस्सा आपका क्या होगा, वज्जी होगा। क्लियर है भाई। वज्जी महाजनपद को क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं माइंड में। हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, यानी कि ये जो बिहार का ये जो आप क्षेत्र देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से गंगा नदी निकली है, तो ये जो आप पूरा क्षेत्र है आपका, ये पूरा का पूरा क्षेत्र ही आपका वज्जी महाजनपद कहलाएगा। क्योंकि यहाँ छोटे छोटे 8, यानी वज्जी क्या है भाई, 8 राज्यों का एक संघ है। भारत क्या है, 28 राज्यों का संघ कह रहे हैं ना, उसी प्रकार 8 राज्यों का एक संघ है वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली। और यहीं पे एक लिच्छवी, सबसे मजबूत वंश जो होगी लिच्छवी, क्योंकि आप जब बिहार स्पेशल पढ़ते हैं ना, तो वज्जी महाजनपद का नाम ना सुन करके आपको सुनने को मिलता है लिच्छवी वंश, क्योंकि इस वज्जी महाजनपद की जो राजधानी वैशाली रही, वहीं की एक सबसे मजबूत वंश थी, वो थी लिच्छवी वंश, ठीक है। क्लियर है यहां तक कि नहीं, वज्जी महाजनपद। अब आइए वज्जी महाजनपद को मैं समराइज कर रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट नोट डाउन करते चलिएगा। और नोट्स में तो आपको ये सारी चीजें जैसे मिली है, हर एक महाजनपद के बारे में जानकारी मिलेगी, लेकिन मैं लिखते हुए अभी आपको मैं रिवाइज भी कराते चलूंगा, ठीक है भाई। चलिए आ जाइए, कहाँ गया वज्जी महाजनपद, ये रहा ना। चलिए इसको यहां से हटा लिया जाए, नीचे जहां नहीं होगा, यहां से हम लोग वज्जी महाजनपद के बारे में जितने सवाल आपके बनेंगे और जो जो चीज आप समझे उसको पहले समझते चलिए। सबसे पहला सवाल, वज्जी जो शब्द है इसका अर्थ पहले समझिए, ठीक है ना। जो वज्जी जो शब्द आप जो सुन रहे हैं, इसका अर्थ अगर आपसे पूछ लिया जाए तो वज्जी शब्द का अर्थ क्या है, पशुपालक समाज से, ठीक है। वज्जी शब्द का आपसे अर्थ पूछा जाएगा, ठीक है। वज्जी का अर्थ आपसे पूछा जाएगा, वज्जी का अर्थ क्या है, तो वज्जी का जो अर्थ है पशुपालक समाज है। मैं यहाँ सारा पॉइंट लिख दे रहा हूँ, पशुपालक समाज है, ठीक है। क्या है, पशुपालक समाज है। वज्जी महाजनपद आपने बिहार मैप में देखा, गंगा के उत्तर स्थित है, ठीक है ना। गंगा के उत्तर में स्थित महाजनपद है आपका, गंगा के उत्तर में स्थित है ये आपका ही महाजनपद। कहाँ पे स्थित है भाई, गंगा के उत्तर में ये स्थित एक महाजनपद है, ठीक। फिर अगला पॉइंट, विश्व का पहला गणतंत्र अगर आपसे पूछ लिया जाए,
विश्व का पहला गणतंत्र कौन हुआ भाई? विश्व का पहला गणतंत्र जो स्थापित हुआ कहाँ हुआ? तो यही वज्जी में। और इसी के समकालीन आपने एक और महाजनपद देखा मल्ल, जिसके दो प्रमुख गणतंत्र, सबसे प्राचीनतम गणराज्य के नाम मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा तो पावा और कुशीनगर। जो यूपी स्पेशल अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी महाजनपद में मैंने आपको पढ़ाया था मल महाजनपद के बारे में, तो सेम जो विश्व का पहला गणतंत्र अभी आप जो देख रहे हैं वज्जी, इसी के साथ साथ एक और महाजनपद है आपका मल, जिसके दो प्रमुख राज्य हैं कुशीनगर और पावा, जो दो प्रमुख गणतंत्र राज्य थे। चलिए वज्जी में अब आ जाइए। ये क्या है? 8 राज्यों का संघ है, ठीक है ना। 8 राज्यों का संघ होगा, 8 राज्यों का संघ है और यह विश्व का पहला गणतंत्र है। इसमें 3 वंश आपको याद रखना है, ठीक है। मिथिला में मैंने आपको बता दिया है, जैसे कौन है? विधेय वंश, ठीक है। कौन है? विधेय वंश, जिसके राजा कौन होंगे? विधेय माधव होंगे, ठीक है। मिथिला में कौन वंश है? विधेय वंश है। उसी प्रकार वैशाली जो राज्य क्षेत्र का स्थापना किया गया विशाल राजा के द्वारा, जहां पे कौन सा वंश है भाई? लिच्छवी वंश है, ठीक है। कौन सा वंश है भाई? लिच्छवी वंश है। और यही वैशाली को क्या किया गया? वज्जी महाजनपद का राजधानी भी बनाया गया। चलिए इसको हटा लिया जाए भाई, क्लियर हो गया। चलिए इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगर देख लिया जाए, एक और वंश का नाम याद रखिएगा, कुंडग्राम में। कुंडग्राम में आपका ज्ञांत्रिक वंश की स्थापना की। कितने वंश हो गए? 3। ऐसे कितने वंश थे? 8 वंश थे। तो मैं 8 वंश का नाम यहां लिख देता हूं, क्योंकि आप में से कई स्टूडेंट को, क्योंकि ये 3 वंश जो देख रहे हैं ना, ये इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाएगा। विधेय वंश कहाँ? तो संबंध कहाँ? मिथिला से है। वैशाली में कौन सा वंश? लिच्छवी वंश, ठीक। और आप मेनली बिहार जीके पढ़ते होंगे ना, तो लिच्छवी वंश का ही ज्यादा जिक्र आप करते होंगे। कुंडग्राम में ज्ञांत्रिक वंश है। तो 8 के 8 वंश का मैं नाम लिख देता हूं, ताकि आपको टेंशन भी नहीं रहे, आपके माइंड में कोई तरह का दिक्कत भी नहीं चले, ठीक है भाई। तो 8 वंश का अगर आपसे नाम पूछ लिया, हालांकि 8 वंश का नाम नहीं पूछेगा, ये 3 वंश है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं 8 वंश का नाम लिख दे रहा हूं। एक हो गया आपका विधेय वंश, ठीक है। इसके बाद हो गया आपका लिच्छवी वंश, लिच्छवी वंश हो गया। इसके बाद हो गया आपका ज्ञांत्रिक वंश, कहाँ पे? कुंडग्राम में। ये 3 याद रखिएगा। इसके बाद हो गया, अब देखिए ये सब आपको और डिटेल करना हुआ आपका काम होगा, वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए। उसके बाद आपका उग्र वंश हो गया, उसके बाद भोग वंश हो गया। इसके बाद आपका आएगा इक्ष्वाकु वंश, ठीक है। इक्ष्वाकु वंश, इक्ष्वाकु वंश हो गया। उसके बाद हो गया एक आपका वज्जी महाजनपद, जो सब इन 8 में का क्या भाई मेन हेड बना महाजनपद। और एक हो गया आपका कौरव्य वंश, ठीक है। एक हो गया आपका कौरव्य वंश। ये 8 मिलाकर के क्या बना आपका? वज्जी महाजनपद। एक 8 राज्यों का ही एक संघ बना वज्जी महा, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या रही भाई? जिसकी राजधानी क्या रही भाई? वैशाली बनी, ठीक है। जिसकी राजधानी क्या बनी भाई? वैशाली बनी। यहां तक क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइए। तो वज्जी महाजनपद से जितने पॉइंट में, अगर मैं इसका विस्तार भी अगर लिख रहा हूं, तो सोनपुर, आप सेना नहीं होगा, सोनपुर होगा, ठीक है ना। कहां तक इसका विस्तार है? तो सोनपुर से लेकर के आप लिख सकते हैं नेपाल के जनकपुरी तक। तो वज्जी महाजनपद क्लियर है कि नहीं? पहले ये बताइए। और ये जितने आपके वंश मैंने आपको यहाँ पे 8 के 8 वंश बताए हैं भाई, ठीक है। इन 8 वंश में जो सबसे मजबूत वंश निकला कौन सा था? वो आपका था लिच्छवी वंश, ठीक है ना, ठीक है। तो एक बार हम लोग फटाफट रिवाइज करते हैं। वज्जी का मैंने आपको बताया, इसका विस्तार सोनपुर से लेकर के आपका पूरा मिथिला क्षेत्र होते हुए नेपाल तक है। वज्जी का अर्थ हो गया पशुपालक समाज। गंगा के उत्तर स्थित आपका महाजनपद है। और गंगा के दक्षिण में 2 महाजनपद हम लोग देखेंगे, कौन कौन? एक होगा अंग और मगध। ये आपको भी क्लियर है मैप में। 8 राज्यों का संघ है। और यहाँ पे कुल 8 राज्यों का जो संघ है, छोटे छोटे 8 वंश है। विधेय वंश हो गया, लिच्छवी वंश हो गया, ज्ञात्रिक वंश हो गया, अंग्र वंश हो गया, उसके बाद भोग वंश हो गया, इक्ष्वाकु वंश हो गया, वज्जी और कौरव वंश। इन 8 वंश में जो इसकी राजधानी, जो सबसे मजबूत वंश था, वो लिच्छवी वंश था। और यही 8 राज्यों का संघ बना वज्जी, जिसकी राजधानी क्या बनी? वैशाली, ठीक है। मिथिला में विधेय वंश, वैशाली में लिच्छवी वंश, कुंडग्राम में ज्ञांत्रिक वंश। बताइए वज्जी महाजनपद से कोई डाउट है तो बताइएगा। क्लियर है चीजें कि नहीं? हमें पहले ये भी बताइएगा। मैप में भी मैंने आपको बता दिया है। आप अगर बिहार मैप में अगर आ जाए, कि गंगा के उत्तर में आपका जो है महाजनपद ये स्थित है, ठीक है। और दक्षिण में 2 महाजनपद है, मगध और अंग। अब इसके बाद अब हम लोग डिस्कशन करेंगे किस महाजनपद के बारे में? तो अंग महाजनपद के बारे में। चलिए वज्जी महाजनपद तो क्लियर है ना। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अंग महाजनपद। तो अंग महाजनपद को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजों को समझिएगा, ठीक है। जो पौराणिक कथाएं हैं उसको समझना है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंग महाजनपद को, ठीक। देखिए अंग महाजनपद जो बिहार में स्थित जो महाजनपद है, आज वर्तमान में आप अगर बात कर ले तो जो भागलपुर आप जो देख रहे हैं और मुंगेर को आप जो देख रहे हैं, ठीक है, यही क्षेत्र उस समय अंग महाजनपद के नाम, या फिर अंग महाजनपद आज वर्तमान में किस क्षेत्र को कह रहे हैं? भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, ठीक है। और अंग में एक राजा होगा जिसका नाम है चंप राजा, ठीक है। अंग के एक राजा है चंप राजा, ठीक है।
और इसी अंग वाला यानी कि भागलपुर और मुंगेर वाले क्षेत्र में एक नदी जो बह रही थी, इस नदी का नाम इसी चंप राजा के नाम पर ही रख दिया गया, चंपा नदी। और इसकी राजधानी भी कहाँ रख दी गई, चंपा को रख दी गई। समझ में आया? पहले ये बताइए, पहले ये इतना अभी आपको क्लियर हुआ कि नहीं? अंग महाजनपद कहाँ स्थित है भाई? बिहार में स्थित है। बिहार में भी बताया जाए तो कहाँ, तो गंगा के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, गंगा के दक्षिण में स्थित महाजनपद है आपकी अंग महाजनपद। वहां का एक राजा है चंप राजा, जहां के नदी का नाम भी उसी के नाम पे रख दिया गया, चंपा नदी। ठीक है, इसी कारण उसकी जो राजधानी बनी, उसको राजधानी कहा कि किसको बना दिया गया, चंपा को ही बना दिया। अब इसके बाद अब कुछ चीजों को समझिएगा, महाभारत की कुछ कहानियों को समझिए। देखिए एक शब्द आपको मिलेगा कौरव के बारे में। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिए। फिर पांडवों के बारे थोड़ा सा समझ लीजिए, होप सो आपको इसके बारे में तो पता ही होगा। अब देखिए समझिएगा, देखिए जो धृतराष्ट्र रहे, ठीक है, और इनकी जो विवाह हुए, इनकी जो पत्नी हुई गंधारी। ठीक है, अब इनसे क्या है भाई, 100 पुत्रों का जन्म हुआ है। ठीक है, कितने पुत्र का, 100 पुत्रों का जन्म हुआ, और एक पुत्री है दूसला। ठीक है, एक पुत्री है जो है दूसला, नाम याद रखिएगा, कहीं पूछ लिया जाए एग्जाम में। तो ये जो 100 पुत्र हैं, ये किसके वंश हुए, कुरु वंश हुए। ठीक है, कुरु के वंशज है ये सभी। ठीक है, इसी को कहा गया है कौरव। तो अब एक पहले ये चीज को याद रखिए, कौरव जब भी कहा जाए, ठीक है ना, ये महाभारत कालीन की बातें हैं भाई, समझिएगा। महाभारत कालीन की बातें मैं आपको बता रहा हूं, चीजों को एकदम ध्यानपूर्वक समझिए। महाभारत काल की बातें मैं बता रहा हूं कि कौरव वंश कहने का मतलब है कि जो धृतराष्ट्र है और उनकी पत्नी गंधारी से जन्मा 100 पुत्र, इन्हीं को कहा गया है कुरु वंशज, यानी कि कौरव कहा गया, और उनकी एक पुत्री है दूसला। क्लियर है? अब जो धृतराष्ट्र है, धृतराष्ट्र के भाई हैं पांडु। ठीक, तो भाई धृतराष्ट्र के भाई हो गए पांडु, यानी कि ये कौरव इनके क्या कहलाएंगे भाई, भतीजे हैं, या फिर पांडु क्या कहलाएंगे, चाचा कहलाएंगे कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। क्लियर है? अब देखिए पांडु को श्राप मिला हुआ ऋषि से कि ये क्या रहेंगे, शादी के बाद ये निसंतान रहेंगे, या फिर जब भी ये शादी के बाद जब भी ये फिजिकली रहे होंगे तो उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, यानी इनके बच्चे नहीं होंगे, अभी इनको श्राप है। अब इनकी जो पत्नी है कौन कौन है, कुंती, और आपकी है इनकी एक पत्नी का नाम है माद्री। ठीक है, तो भाई पांडु के पत्नी क्या होगा भाई, कुंती और माद्री। अब इनसे तो इनका संतान होगा नहीं, क्योंकि इनको श्राप मिला हुआ पांडु को। तो अब कुंती और माद्री से ही 5 पुत्र होंगे, कुंती से 3 होंगे और माद्री से 2, यही कहलाएंगे पांडव। अब आप कहेंगे कि कुंती माद्री के जो पति हुए पांडु, अब पांडु को तो श्राप मिला है कि ये क्या रहेगा भाई, निसंतान रहेगा, तो फिर कैसे ये पांडवों का जन्म हुआ? तो देखिए ये 5 पांडवों का जो जन्म है, यानी कि ये 5 पांडवों का पहले नाम क्लियर कर लिया। वो 5 पांडवों का नाम क्या क्या है, पहले ये नाम याद रखिएगा। युधिष्ठिर हो गया आपका एक, ठीक है, ये आपको पता भी होगा, भीम हो गया, और फिर आपका अर्जुन हो गया, 3 इधर हो गया, और 2 इधर आपको नाम याद रखना है। एक हो जाएगा आपका नकुल, और एक हो गया आपका सहदेव। ठीक है, क्लियर है? तो ये जो आपके जो 5 पांडवों के जो जन्म हुए हैं, ये देवताओं से जन्म हुए। ठीक है, देवताओं के आह्वान से जन्म हुए हैं। ये तीनों का जन्म है, जैसे कि ये धर्मराज भगवान या देवता कह लीजिए, वायु देव से जन्म हुए भीम, और इंद्र देव से जन्म हुए हैं अर्जुन। ये तीनों किसके पुत्र हो गए, कुंती के। और माद्री से जो 2 जन्म हुए, नकुल और सहदेव। नकुल का अगर बात कर लिया जाए तो कौन भगवान हो गए, अश्विनी कुमार से, और सहदेव का भी जन्म अश्विनी कुमार से। तो ये देवताओं के आह्वान से, मतलब कि ये कुंती और माद्री ने देवताओं से आह्वान करके, कौन से देवता, युधिष्ठिर का पूछा जाएगा तो धर्मराज, भीम वायुदेव, और अर्जुन इंद्रदेव से। ठीक है, और नकुल और सहदेव अश्विनी कुमार से। तो ये तीनों किसके पुत्र हो गए, कुंती के, और ये हो गए माद्री के, यानी कि यही पांडव कहलाए, यानी ये पांडव। ठीक है, अब क्लियर करिए चीजों को, यानी ये जो पांडव हो गए, यहां मैं लिख रहा पांडव, ठीक है, और ये हो गए आपके कौरव। एक प्रकार से ये लोग दोनों क्या है, चचेरे भाई हुए कि नहीं, पहले हमें ये बताइए, चचेरे भाई हुए कि नहीं, पहले हमें ये बताइए। और कौरवों के अधिकार क्षेत्र में बात किया जाए, जो कुरुक्षेत्र जो देख रहे हैं, यानी जिसकी राजधानी है हस्तिनापुर, ठीक है, इनके हाथों में है। और इसी हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए ये दोनों के बीच में क्या होगा, क्या होगा, युद्ध होगा। और इसी युद्ध को कहा गया है महाभारत का युद्ध। और इस कौरव के सबसे श्रेष्ठ अगर बात किया जाए, जो शासक कह लिया जाए, या कौरवों में जो सबसे श्रेष्ठ थे, वो कौन थे भाई, दुर्योधन थे। कौन थे भाई, ये दुर्योधन थे। कौन थे मेरे भाई, ये तो दुर्योधन थे। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा, हमने आपको क्या क्या बताया, पहले ये बताइए, क्या क्या मैंने बताया, पहले ये बताया, पहले ये बताइए। देखिए चलिएगा, रिवाइज करिए, मैंने क्या बताया, मैंने बताया अंग महाजनपद के बारे में,
अंग महाजनपद यानी वर्तमान में आज भागलपुर और मुंगेर वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, और गंगा के दक्षिण में स्थित ये महाजनपद है। यहाँ के एक राजा है चंप राजा, जहाँ पे एक नदी बह रही है जिसका नाम रख दिया गया चंपा नदी, और उसने और इसी का राजधानी इसका क्या बना दिया गया, चंपा बना दिया गया। तो चंपा बनाने के पीछे, इसका नाम के पीछे भी चीजें क्लियर है। अब मैंने आपको बताया एक चीज की कौरव होंगे, एक पांडव होंगे। तो महाभारत कालीन की बातें मैंने आपको ये बताया कि जो धृतराष्ट्र है और उनकी जो पत्नी है, इनसे जन्मे जो 100 पुत्र और एक बेटी जो है दूसला, और यही 100 पुत्र को क्या कहा गया, कुरु वंशज यानी कि कौरव कहा गया। और इसी कौरव में एक सर्वश्रेष्ठ जो रहे वो थे आपके दुर्योधन थे। क्लियर। और इधर जो आपके धृतराष्ट्र हुए, धृतराष्ट्र के भाई हुए कौन, पांडु। ठीक है, इनके भाई है पांडु, यानी कि जो कौरव है के चाचा कौन लग गए भाई, पांडु हो गए। और पांडु से ही जो पांडु को क्या एक श्राप मिला है, क्या होंगे भाई, ये निसंतान रहेंगे। और पांडु की जो पत्नी हो गई कुंती और माद्री, इनसे ही जन्मे 5 पांडव, जिनको कहा गया है 3 कुंती से, माद्री से 2, जिनका नाम मैंने बताया। एक हो गया युधिष्ठिर, ठीक है, युधिष्ठिर हो गया, युधिष्ठिर कह लीजिए, युधिष्ठिर ही होगा। धर्मराज जो देवताओं का आह्वान करके हुआ, भीम आपके वायुदेव के आह्वान से, और इंद्रदेव के आह्वान से अर्जुन। नकुल और सहदेव माद्री से जन्मे जो 2 पुत्र हुए, जो किन भगवान के होंगे, तो अश्विनी कुमार। क्लियर है। तो ये देवताओं के आह्वान से जन्मे हैं। कुंती और माद्री के ये 5 पुत्र होंगे। और यही कुंती का एक और बेटा होगा, ठीक है, कर्ण, जो कुंती के विवाह से पूर्व ही जन्मे ये कर्ण है, जो सूर्य देवता, ठीक है ना, सूर्य देवता का जब ये क्योंकि इनको कुंती के बारे में अभी आपको बताऊंगा जब मैं कर्ण के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो इसको अभी पहले हटा लीजिए। बस इतना एक चीज अभी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको बताऊंगा कर्ण के बारे में भी। कर्ण इसी कुंती के कोख से जन्मे, या फिर कह लीजिए सूर्य के उपासना के आधार पर इनका जन्म हुआ था कर्ण का। क्योंकि एक ऋषि, अभी मैं आऊंगा उसकी स्टोरी में, पहले इतना क्लियर है कि नहीं, पहले हमें ये बताइएगा। ठीक है। और यही पांडवों, जो कि मैंने बात किया, ये पांडव जो हो गए आपके, और ये पांडव और ये जो कौरव है, इन्हीं के बीच क्या है भाई, सिंहासन की लड़ाई हो रही है। कुरुक्षेत्र की जो राजधानी हस्तिनापुर के सिंहासन की राजधानी हो रही थी, जो किसके अधिकार क्षेत्र में, कौरवों के अधिकार में थे। और इसी की लड़ाई, यानी कि इन चचेरे भाई के बीच में लड़ाई हो रही है। और मेन इधर से कौन है, दुर्योधन, और इधर पांडव है। और यही लड़ाई को, इसी युद्ध को क्या कहा गया है, महाभारत का युद्ध कहा गया है। पहले यहां तक चीजें क्लियर है, ये बताइएगा। यहां तक तो चीजें अब आप समझ में आ गया। अब आगे बढ़िएगा। देखिए ये चीज समझना इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कौरव कौरव चिल्लाऊं, क्योंकि ये चीजें क्लियर क्लास में नहीं किया करेगा कहीं भी, ठीक है, इतना डेप्थ में जाकर इतना बेसिक से चीजों को उठाकर कोई नहीं बताएगा। ठीक, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। तो यहां पे अब चीजों को समझिएगा। देखिए महाभारत काल के समय में, महाभारत काल के समय की बात है ये, जो कौरव हुए, ठीक है, जो महाभारत काल के समय में जो कौरव हुए, अब आपको समझ में आ रहा कौरव कौन है। इसके हिस्से में कौन है, जो हस्तिनापुर वाला क्षेत्र देख लीजिए, या कुरुक्षेत्र की जो बात कर रहे हैं, मराठा हरियाणा दिल्ली वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, इसके हाथ में। ठीक है। और इसी कौरवों का या फिर कुरुक्षेत्र के अधीन जो राज है, भागलपुर वाला क्षेत्र भी है। भागलपुर किसके अधिकार क्षेत्र में, कौरवों के अधीन कह लीजिए, या कुरुक्षेत्र के अधीन है। ठीक है। तो भागलपुर में कब्जा किसका है भाई, कौरव का। और कौन, कौरव में भी कौन, तो दुर्योधन यहाँ का मेन राजा है। ठीक है, दुर्योधन यहाँ का कौन है, राजा है। इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका इंपॉर्टेंस है, अभी आगे कर्ण के बारे में जब बताऊंगा। ठीक है। अब इसी समय जो 5 पांडव हैं, 5 पांडवों की लड़ाई होंगे, और महाभारत के युद्ध में ये सारे के सारे 100 कौरवों कह लीजिए, या 100 पुत्र की मृत्यु होती, अंत होती है, और फिर पांडवों का राज्य स्थापना होता है धर्म के आधार पर। तो खैर ये जो 5 पांडव है, 5 पांडवों में जो भारत का जो राजा बनेंगे, ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा जो धनुर्धन जो बनेंगे, या फिर कह लीजिए भारत का सबसे बड़ा जो राजा बनेंगे, द्रोणाचार्य ने डिसाइड किया 5 पांडवों में किसको, अर्जुन को बनाया। ठीक है। मतलब ये इसी समय महाभारत कालीन के समय में 5 पांडवों की क्या ली गई, परीक्षा ली गई। ठीक, किसने ली, द्रोणाचार्य ने ली। और परीक्षा ले करके ये डिसाइड किया गया कि कौन भारत का धनुर्धन बनेगा, यानी कि राजा बनेगा। तो ये फाइनली डिसाइड किया गया अर्जुन। अब इसी समय एंट्री होगी कर्ण की, क्योंकि यह पांडवों के द्वारा ये कौरवों की क्या हो गई थी, हार हो गई थी। महाभारत के अब युद्ध की कहानी है, उस पर हमें अब नहीं जाना। मेन यहाँ पे जो मुझे बेसिक कंसेप्ट देना था वो मैंने दे दिया। और फाइनली इन 5 पांडवों में द्रोणाचार्य ने क्या किया, परीक्षा लिया। अब परीक्षा उस समय क्या है भाई, कुश्ती की लड़ाई। उसमें जो फाइनली किनको चुना गया, जो पूरे भारत का धनुर्धन बनेगा, वो अर्जुन बनेगा। अब इसी समय कर्ण आते हैं और ये द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आप जो पूरे भारत का, ठीक है, जो धनुर्धन जो घोषित कर रहे हैं, उससे पहले हमारी भी परीक्षा ले लीजिए। यानी हमारी भी परीक्षा ले लीजिए, यानी कि हमारी भी युद्ध, या फिर कह लीजिए कि हमारी भी कुश्ती करवा दीजिए, किससे, अर्जुन के साथ। और इसके बाद फिर खुशी खुशी जो जीते आप उसको धनुर्धन क्या कर रहे भाई, घोषणा कर दें। ठीक है। लेकिन जो द्रोणाचार्य थे,
समझिएगा ध्यान से। जब द्रोणाचार्य की बात किया जाए यहाँ पे, तो द्रोणाचार्य ने जब अपने दृष्टि से जब भविष्य देख रहे थे, तो कर्ण को ये पा रहे थे कि कर्ण काफी मजबूत है, जो अर्जुन को क्या करेगा, पराजित कर देगा। इसलिए द्रोणाचार्य ने कहा कि ये जो परीक्षा है, ये परीक्षा राजाओं के बीच की परीक्षा है। यानी ये पांचों पांडव क्या भाई, राजा है, या फिर राजाओं नहीं तो राजा का बेटा के बीच में परीक्षा है। और ये जो कर्ण है आपका, ये कर्ण कौन था, शूद्र था। अब ये शूद्र कैसे है, अब इसको मैं स्टोरी में समझा देता हूं। पहले यहां पे समझिए कि किस प्रकार से द्रोणाचार्य, क्योंकि वो जब अपने दृष्टि से देख रहे थे तो ये पा रहे थे कि कर्ण जो है अर्जुन को क्या करेगा, पराजित कर देगा, और भारत का धनुर्धर जो घोषणा करना पड़ेगा द्रोणाचार्य को किसको करना पड़ेगा, कर्ण को करना पड़ेगा। तो इसलिए इसने कहा कि ये जो परीक्षा है राजाओं के बीच या राजाओं के बेटे के बीच में, और आप तो एक शूद्र है। अब ये शूद्र कैसे, अब इसको समझिएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि कर्ण के बारे में मैंने क्या बताया, ये किसका बेटा, समझिए कुंती का ही ये बेटा था। अब आपको जैसे यहां मैंने बताया कि यही कुंती का बेटा कौन है, कर्ण है। अब इसको समझिएगा, इसके स्टोरी को समझ लीजिए एक बार, एक मिनट भाई। अब इसकी स्टोरी को एक बार समझ लीजिएगा कर्ण के बारे में। देखिए क्या हुआ, कैसे हुआ। कुंती की बात करिए, विवाह से पहले की बात है ये, ठीक है। कुंती एक ऋषि मुनि की काफी इन्होंने सेवा की थी, जिसका नाम है दुर्भाषा ऋषि। इतनी सेवा की कि दुर्भाषा जो ऋषि रहे वो इनसे काफी प्रश्न हुए, और प्रश्न हो करके कुंती का जब भविष्य ये देखे, तो ये देख रहे हैं कि कुंती तो भाई निसंतान रह जाएगी, मतलब इनके पति का मृत्यु हो जाएगा, इससे कोई संतान नहीं होगा। इसलिए दुर्भाषा ऋषि बहुत इनके ऊपर मतलब इनको दुखी दृष्टि से देख करके बोल रहे कि इतने अच्छी लड़की, इतनी सेवा करने वाली लड़की जिसका भविष्य अंधकारमय दिख रहा है, इसलिए इन्होंने कुंती को आशीर्वाद दिया कि तुम कभी भी ध्यान रखिएगा, इनको यह बात कहा गया कि तुम कभी भी किसी भी भगवान की आराधना करोगे, उसके आशीर्वाद से तुम्हें क्या होगा, संतान की प्राप्ति होगी। तो अब ये बात कुंती को मतलब बहुत चीजें हद तक हजम नहीं हो पाई, और इसने विवाह से पहले ही सूर्य देव की आराधना की, और उन्हीं के आशीर्वाद से इनका एक संतान हो गया। मतलब अब ऐसे समझिए, आज का जो समाज आप देख रहे हैं, किसी महिला की, ठीक है, किसी महिला की विवाह से पहले अगर संतान हो गया तो पूरा समाज उसको क्या है, हे की दृष्टि से देखेगा। उसी प्रकार आपको यहां पर यह समझना है कि उस समय की सामाजिक दृष्टि कैसी थी। तो विवाह से पूर्व कुंती की क्या हो गई भाई, एक संतान हो गया है, और ये कौन संतान है, ये वही संतान है, कर्ण है। तो भाई अब पूरा समाज इसको क्या करेगा भाई, हे की दृष्टि से देखेगा। इसी कारण कुंती ने क्या किया, इस संतान को एक लकड़ी के बक्से में डाल करके इसको गंगा नदी में बहा दिया, ठीक है। अब ये बक्सा गंगा नदी से बहते बहते कहाँ पहुंच रहा है, भागलपुर में पहुंच रहा है। और यहीं पर इस भागलपुर के जो घाट है, गंगा नदी के घाट में, यहीं पे आपको धृतराष्ट्र जो है उसका रथ चलाने वाले, या कह लिया जाए उसकी सारथी, जो कौन थे, अधिरथ थे, ठीक है। अधिरथ और इसकी पत्नी है राधे, ये भी काफी दुखी है, क्योंकि इनके भी कोई संतान नहीं है। तो अब ये देख रहे हैं उस भागलपुर के पास जो गंगा नदी है, वहीं पे देख रहे हैं कि एक बक्सा है जिसमें से एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। तो जब ये अधिरथ देखते हैं तो इसमें से एक बच्चा निकलता है, यानी कि क्योंकि ये भी निसंतान थे, काफी दुखी थे, भगवान से ये भी आराधना कर रहे हैं, तो ये काफी प्रश्न हुए, और इन्होंने कहा कि भगवान ने हमारी बातें सुन ली है। तो इस प्रकार से इसका जो सेवा पालन पोषण किसने की, राधे ने की। तो इसलिए कर्ण को क्या नाम से जाना जाता है, राधे नाम से भी जाना। तो पूछा जाएगा, और कर्ण को क्या कहा गया है, सूर्य पुत्र भी पूछेगा ये सब क्वेश्चन, क्योंकि सूर्य की आराधना करके ही कुंती ने कर्ण को जन्म दिया था। ये चीजें यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं भाई, ये बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार से कर्ण जो हुआ, किसका बेटा हुआ भाई, अभी अगर अधिरथ का है ना, अधिरथ है, और अधिरथ कौन है, धृतराष्ट्र का रथ चलाने वाला, जिसको सूतक कहा गया। तो भाई एक प्रकार से शूद्र का बेटा हुआ। अगर जेन्युइन देखा तो कर्ण किसका बेटा हुआ, कुंती का ही बेटा हुआ है, ठीक है ना, किसका हुआ, कुंती का ही बेटा है। अगर मतलब नॉर्मली बाद में कर्ण को पता भी चलेगा कि ये कुंती का पुत्र है, और पांडव जो है उसके भाई है, बाद में ये सारी चीजें कर्ण को पता चलेगा। इसके बावजूद भी कर्ण इन पांडवों से लड़ाई करेंगे, ठीक है। अभी आपको ये सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा। पहले इतना आपको समझ में आया, कर्ण के बारे में आपको क्या समझ में आया, पहले ये समझिए। देखिए कर्ण के बारे में मैंने ये बताया कि जो कुंती थी, इनको क्या मिला, एक आशीर्वाद मिला, और इन्होंने किस भगवान की, सूर्य की आराधना की, इसलिए सूर्य की आराधना से इसका नाम पड़ गया है, सूर्य पुत्र भी कहा गया है। और कर्ण को राधे भी कहा गया है, ये भी आपको क्लियर है, ठीक। और अधिरथ और राधे के ने इनका पालन पोषण किया, इसलिए इसका नाम राधे पड़ गया था। सूर्य की आराधना करने के बाद ही कर्ण का, और विवाह से पुत्र कुंती ने इसको जन्म दे दिया था। तो फाइनली अब कर्ण तो शूद्र का पुत्र हुआ एक प्रकार से, अगर अधिरथ के दृष्टिकोण से आप देख ले तो, है ना। तो इसलिए द्रोणाचार्य ने ये
मतलब कहा कि भाई ये परीक्षा जो है पांडवों के बीच जो परीक्षा हो रही है, राजाओं के बीच में क्या है, परीक्षा है, और आप एक शूद्र है, तो फिर कैसे आप इस परीक्षा में भाग लेंगे। तब इसी समय जो दुर्योधन है, यानी कौरव के जो राजा रहे या फिर कौरव वंशज जो रहे, इनके अधिकार क्षेत्र में कौन था, भागलपुर वाला क्षेत्र था। तो इस दुर्योधन ने क्या किया, कर्ण को पूरा भागलपुर वाला क्षेत्र दे दिया, यानी भागलपुर का राजा घोषित कर दिया गया। मतलब अब इनको राजा बना दिया गया। अब दुर्योधन कह रहा है कि अब तो इस परीक्षा में कर्ण शामिल हो सकता है, क्योंकि अब राजा राजा का अब ये दोनों सिस्टम बन चुका है। यानी कर्ण अब क्या बन चुका था, भागलपुर वाला क्षेत्र का पूरा अधिकार क्षेत्र इनको मिल चुका था। किसने दिया था, दुर्योधन। यानी उस पूरी भरी सभा में इनका लाज रख लीजिए या इनका इज्जत बचाने वाले कौन रहे, दुर्योधन। इसलिए कर्ण कहते हैं कि आजीवन मैं आपके ऋणी रहूंगा। हालांकि इसीलिए मैं ये बात बता रहा हूं क्योंकि कर्ण को बाद में पता चलेगा कि इसकी माता कौन है, ओरिजिनल कुंती है, और इसके भाई पांडव जो है इनके भाई है। इसके बावजूद भी ये इनसे क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, क्योंकि ये दुर्योधन ने क्या किया था, इनके भरी सभा में इनकी लाज, इनकी इज्जत बचाई थी, और इन्होंने कहा था कि मैं आपकी आजीवन आपके ऋणी रहूंगा। तो फाइनली अब देखिए किस प्रकार से अब कर्ण को क्या है, एक शूद्र थे, लेकिन अब पूरा भागलपुर का क्षेत्र इनको मिल गया है। और इसी समय कर्ण जो है तपस्या के लिए निकल जाते हैं उत्तराखंड, ठीक है, पिंडार नदी के किनारे। और इनको सूर्य भगवान से इतने प्रश्न होते हैं कि इनको क्या करते हैं भाई, इनको एक शक्ति देते हैं, एक कवच देते हैं, कुंडल कवच, ठीक है। और कहा गया इनको कि जब तक ये कवच आपके शरीर में रहेंगे तब तक कोई भी अस्त्र ना तो शस्त्र आपकी हत्या कर सकती है। और अब ये बात किसको पता है भाई, कृष्ण को पता है, ठीक है। तो अब अगर ये पांडव, अगर अर्जुन से लड़ाई होगी भाई, कोई हथियार इसकी क्या कर सकती है, हत्या नहीं कर सकती है कर्ण की, क्योंकि इनके पास क्या है, कवच है। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कर्ण था बहुत बड़ा दानी है, ठीक है, बहुत बड़ा दानी है। और ये कृष्ण जी दिमाग लगाते, क्योंकि इनको पता है कि कर्ण की मृत्यु या इनको पराजित नहीं किया जा सकता है। आप इनको कुछ भी, इनके हाथ तोड़ लीजिए, पैर तोड़ लीजिए, वापस ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनके पास या कोई भी अस्त्र शस्त्र से इनकी मृत्यु नहीं, क्योंकि इनके पास क्या है, कवच है, कुंडल कवच है, कुंडल कवच है। तो किसी प्रकार से इस कुंडल कवच को कर्ण से क्या करना, हटाना होगा। इसलिए कृष्ण ने वेश बदल करके इंद्रदेव के रूप में किसी को भेजा कर्ण के पास, और इंद्रदेव के रूप में आके कर्ण से ये बात कर रहे हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूं, क्या आप देंगे। और कर्ण क्या है, एक बहुत बड़ा दानी है, वो कहा बिल्कुल आप मांगिए। और यही कवच इनसे ये मांग लेते हैं, और कवच ये बिना सोचे समझे कर्ण इनको क्या करते हैं, दान में दे देते हैं। और फाइनली फिर मतलब एक प्रकार से षड्यंत्र रच करके इनकी क्या होती, कर्ण की हत्या हो जाती है। यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं भाई। तो देखिए इसीलिए यहां से सवाल आपका बनता है, अगर बिहार स्पेशल जैसे एग्जामिनेशन दे रहे हैं, तो जो अंग, जो महाजनपद है, अंग को कर्ण का प्रदेश भी कहते हैं, ठीक है। अंग को कर्ण का प्रदेश क्यों कह रहा है, अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। या इसके अलावा भागलपुर जो है किसकी धरती है, कर्ण की धरती है, यह भी कहा जाता है। भागलपुर को कर्ण की धरती भी कहा जाता है, क्लियर है। और कर्ण के मृत्यु के बाद इसका एक छोटा बेटा जो है, ठीक है, कर्ण के मृत्यु के बाद इसका जो छोटा बेटा है वृषकेतु, ठीक है, वो राजा बनता अंग का। ये महाभारत कालीन बातें हो गए। और बुध काल की अगर बात कर लिया जाए, बुध काल के समय में, ठीक है, बुध काल के समय अंग का राजा कौन बनेगा, अंग का राजा कौन बनता है, ब्रह्मदत्त बनता, ठीक है, ब्रह्मदत्त बनेंगे। और बाद में, ठीक है ना, क्योंकि अंग का राजा भी कौन बन गया, बुध काल के समय ब्रह्मदत्त बना है, और महाभारत काल में कर्ण के मृत्यु के बाद वृषकेतु अंग का राजा बने, ठीक है। तो देखिए ये सब इंपॉर्टेंट है, बुध काल में पूछेगा अंग का राजा कौन है बने, तो ब्रह्मदत्त बने। अब जस्ट इसी अंग के बगल में कौन है भाई, मगध है, ये आपको मैप में मैंने दिखाया है। मगध का राजा कौन है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया, अंग के ऊपर आक्रमण कर दिया, ठीक है, अंग के ऊपर आक्रमण किया, और ब्रह्मदत्त को क्या कर लिया, मगध में मिला लिया, यानी अंग को क्या कर लिया, मिला लिया। और अंग में जो उपराजा किसको बनाया, बिंबिसार ने अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया। ये था पूरा अंग महाजनपद की कहानी और आपका वज्जी महाजनपद की कहानी। देखिए इसको आपको कल नोट्स में पूरा मैं रिवाइज कराऊंगा, लेकिन एक बार अंग के बारे पूरा पॉइंट मैं लिख देता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए एक एक पॉइंट पहले देखिए, अगर बात कर लिया जाए वर्तमान क्षेत्र, पूछ लिया जाए अंग महाजनपद, यानी कि क्या हो गया, आपका भागलपुर हो गया, ठीक है, और आपका मुंगेर बोल लीजिए। राजधानी अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप बता पा रहे होंगे, राजधानी क्या होगा भाई, चंपा होगी, क्लियर है। महाभारत काल में अगर आपसे पूछ लिया जाए अंग का राजा कौन था, तो भाई कर्ण था। कर्ण के बाद इसके बेटा वृषकेतु बना। उसके बाद बुध काल के समय आपसे अगर पूछ लिया जाए अंग का राजा कौन था भाई, तो ब्रह्मदत्त थे,
यहां तक चीजें क्लियर क्लियर है कि नहीं, पहले ये बताइए। मगध का राज किस राजा ने, तो मगध का किस राजा ने, बिंबिसार ने। मगध के राजा जो थे भाई बिंबिसार ने, ठीक है ना। किस पर आक्रमण किया, ब्रह्मदत्त को आक्रमण करके क्या किया, मगध में मिला लिया और अंग को मिला लिया, और अंग का किस अंक में जो अजात शत्रु को क्या बनाया, उपराजा बना दिया। और कर्ण से इसकी माता कौन रही भाई, कुंती रही। इसको किस नाम से जाना जाता है, राधे नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि राधे ने उनकी सेवा की थी। और इसको सूर्य पुत्र भी कहा जाता है, ठीक है। पालन पोषण कौन क्या पूछेगा, तो राधे ने किया था, और धृतरथ अधिरथ ने किया था। क्लियर है, तो ये पूरा पॉइंट यहां तक था अंग। अब इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मगध महाजनपद को, ठीक है। मगध महाजनपद में हम लोग स्टार्ट करेंगे महाभारत कालीन काल में जो वंश रहे, दो वंश, एक होगा आपका बृहदत्त वंश और एक होगा प्रदोत वंश। इसको समझ करके फिर मगध का उत्कर्ष देखेंगे कि मगध का उत्कर्ष मतलब कि ये मगध सारे महाजनपद को किस प्रकार से विलय करेगा, क्यों मगध का ही उत्कर्ष हुआ सारे महाजनपदों में, उसके पीछे का रीजन भी समझेंगे। यहां तक चीजें क्लियर है, तो इन चीजों को पहले एक बार नोट्स में रिवाइज कर लेंगे हम लोग, कल पूरा चीज अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जिस प्रकार से ये सारे महाजनपद की मैंने जानकारी दी है, देखिए इतना डिटेल करने का पीछे रीजन ये है कि आगामी आपके बहुत सारे एग्जामिनेशन बिहार में भी है, तो आपके सारे एग्जामिनेशन के क्वेश्चन निकलने चाहिए अगर आप महाजनपद को पढ़ रहे हैं तो फाइनली 16 महाजनपद में 15 कंप्लीट हो चुका है। मगध पढ़ेंगे, यानी यहां से चीजों को अब हम लोग ये पूरा देखने वाले हैं, ठीक है। फिर बाह्य आक्रमण देखेंगे, देन फिर धर्म में एंट्री करेंगे, तो एक समय लग जाएगा क्योंकि मगध को खत्म करने में एक समय है भाई, इतना पूरा तुम 2 क्लास और लगेगा इसमें। बाह्य आक्रमण 1 क्लास और धर्म में 3 से 4 क्लास, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, मतलब अभी 7-8 क्लास की खेल है अभी महाजनपद में, कुल मिलाकर 8-10 क्लास, क्योंकि बहुत डेप्थ में जाके चीजों को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है कि मेन मकसद है मेंस यहाँ भी मैं लिख सकूं महाजनपद के लिए, आप रेडी है, ठीक है। खैर उसके बाद ये जो देख रहे हैं ना, ये बहुत ज्यादा आपको लोड नहीं लगेगा, ठीक है, बहुत ज्यादा टिपिकल भी नहीं होगी चीजें। 5 से 6 क्लास में फिर कंप्लीट है, पूरा एंसेंट कंप्लीट, मॉडर्न कंप्लीट है, फिर मेडाइवल में एंट्री कर जाएंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं एप्लीकेशन है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।